हेलो एवरीवन। यूपीएससी ने एक्शन लिया है मैडम के खिलाफ, पूजा खेड़कर के खिलाफ। और मोस्टली जो न्यूज़पेपर्स में या उस टाइम चर्चा चल रही थी सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग, तो हमने मुद्दा उठाया था कि भाई इन्होंने अपनी आइडेंटिटी फेक करी है और लास्ट में वही हुआ। मैं आपको इसका थोड़ा दिखाता हूँ प्रूफ। मतलब नहीं गई है मेडिकल बोर्ड की तरफ, एमआरआई उन्होंने क्यों नहीं कराई है इनसे, वो मैंने देखा। तो उससे मेरे को कुछ निष्कर्ष यहाँ पे निकलने को आते हैं। पहला है कि राइट 2019 के अटेम्प्ट में, 2019 के अटेम्प्ट में उन्होंने जो नाम अपना यूज किया था वो था खेड़कर पूजा दिलीप राव। राइट और जो 2020 मतलब 2021 और 22 के अटेम्प्ट में उन्होंने जो अपना नाम यूज किया पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर, तो उस नाम हम्म में थोड़ा अंतर था। ठीक है, और उस नाम में ही अंतर नहीं था, उनके फादर का जो नाम है उनकी स्पेलिंग भी अलग है। जैसे अच्छा 2019 के अटेम्प्ट में उनकी जो फादर की स्पेलिंग थी DLLIP, दिलीप, दिलीप। हम्म लेकिन जो उनके 21 के अटेम्प्ट में जो उन्होंने फादर का नाम लिखा है वो DILIP लिखा है। राइट तो मेरे मन में ये अंदेशा इसलिए आता है क्योंकि जो भी स्टूडेंट जो इंटरव्यू तक पहुंचता है उसको इंटरव्यू बोर्ड जो है वो फॉर्म भरना पड़ता है, डेफ वन और डेफ टू भरना पड़ता है। उस डेफ 1 और डेफ 2 में ये बताना पड़ता है कि आपने पहले यूपीएससी में कितने अटेम्प्ट दिए हैं और हम्म और कौन कौन से ईयर में दिए हैं। ठीक है, हम्म और उसमें यह भी बताया जाता है कि अगर आपने डिसेबिलिटी कोटा का यूज किया है राइट तो कौन सा कोटे का यूज किया है और क्या वो कोटा रिजेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। मतलब क्या हम्म उस कोटे के बलबूते पे आपको एक्सेप्टेंस मिला है कि नहीं मिला है। ये हम्म यूपीएससी पूछता है। तो मेरा ये अंदेशा है कि उन्होंने नाम इसलिए चेंज किया ताकि उनका जो 2019 में जो केस चल रहा था, जो उनका एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है, हम्म वो उसको छुपाने के लिए इन्होंने किया है। हम्म पहला तो मेरा ये पॉइंट है। हम्म। दूसरा नहीं, इसमें उसका मतलब ये हुआ कि उस समय की जो डिसेबिलिटी उन्होंने दी थी हम्म, वो शायद जनरल कोटा जो रहता है उसकी इक्विवेलेंट थी। राइट, मतलब उसका जो कट ऑफ आ रहा था वो उनको लगा कि शायद इस तरीके के यस। डिसेबिलिटी का मुझे कोई इस्तेमाल, मतलब उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। वो थोड़ा एक्सप्लेन करिए, क्योंकि उसके बाद अगला सवाल तो उसी से जुड़ा हुआ है। देखो, उसमें क्योंकि इसमें जो मेंस, तो यूपीएससी ने भी उसी पॉइंट पे इनका कैंडिडेचर कैंसिल किया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि फेकिंग हर आइडेंटिटी, जो मेन पॉइंट यहाँ पे रेज हुआ था, उसी पॉइंट पे उनका कैंडिडेचर कैंसिल हुआ है। तो आई जस्ट वांट टू थैंक यू ऑल एंड फॉर स्प्रेडिंग दिस मैसेज, क्योंकि आप लोगों ने ही मेहनत है, बहुत सारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स में चलाया है और ये चीज़ यूपीएससी तक पहुंचाई है। और उसके बाद काफ़ी न्यूज़ चैनल्स ने भी इस चीज़ को उठाया है कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी फेक करी है। तो और उसमें ये भी है कि उन्होंने अपनी एज लिमिट बढ़वाई है। ये आइडिया उतना मेरे को नहीं था, मेरे को बस ये था कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी, अपने जो फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है सिर्फ उसके लिए छुपाई है, लेकिन उन्होंने अपनी एज रिलैक्सेशन के लिए भी ये किया है। ठीक है, तो यूपीएससी ने ये भी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में पता किया है। तो you have to give credit where it's due. UPSC have taken swift action and thank you UPSC for that. But we are not fully satisfied. बहुत सारे लोग हैं जो सेलेक्टेड हैं, लबासना में जाके गरीब हुए हैं, उनके खिलाफ एक्शन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहला पॉइंट तो ये है। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग करके गरीब हुए हैं, तो उनके खिलाफ भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस करके उनकी, जिन्होंने अपनी गरीबी छुपाई है, जो अमीरी छुपाई है बेसिकली। और ऐसा बहुत केस है, बहुत केस है। कई ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम में ऑफिसर बन गए हैं, दोबारा नहीं लगाया है इसी डर से कि पकड़े जाएंगे। लेकिन जो फर्स्ट टाइम ऑफिसर बने हैं और उन्होंने अपनी अमीरी छुपाई है, बहुत सारे ऐसे मेरे पास मैसेजेस आए हैं। ठीक है, वी कैन नॉट डेल्व इनटू डिटेल्स ऑफ ईच वन ऑफ द केस, वो यूपीएससी का काम है। तो अब यूपीएससी को ये करना है कि सरकार को बोलना है, बिकॉज यूपीएससी इज एन एडवाइजरी बॉडी, यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अगर वो सरकार पे ये दबाव डालती है कि जो ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है इसका मिसयूज हो रहा है, तो सरकार को सुनना पड़ेगा। ये यूपीएससी के पास बहुत बड़ी पावर है ना। हम लोग बोलेंगे सरकार को, डीओपीटी को बोलेंगे कितने लोग हैं कोविड अटेम्प्ट में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए गए हैं, बोला भी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी बोला है, लेकिन सरकार ने नहीं माना है। लेकिन अगर यूपीएससी लिखित तौर पे सरकार को देगी ये चीज कि आपको इसमें रिफॉर्म करना ही पड़ेगा, तो सरकार को मानना पड़ेगा। जैसे कि ईडब्ल्यूएस में लास्ट 1 ईयर की सैलरी का देखा गया है, तो इसको तो बहुत लोग मनी लॉन्डर करके मिसयूज करते हैं। तो 10 साल, लास्ट 10 साल की देखनी चाहिए कि पिछले 10 साल में बंदा 8 लाख, मतलब पूरी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है या नहीं है, तब वो गरीब घोषित होना चाहिए एक्चुअल में गरीब। पहली चीज तो ये है। दूसरा, ओबीसी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है और जो प्राइवेट ऑफिशियल है, ठीक है, जिनके फादर मदर है, उसमें ओबीसी क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का सिस्टम जो है वो बहुत ही गड़बड़ाया हुआ है।
बहुत डिस्क्रिपेंसी है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है उसकी सैलरी चाहे 30 लाख हो 35 लाख हो जितनी भी हो, उसको जो है सर्टिफिकेट मिल जा रहा है, लेकिन जो पीएसयू का है प्राइवेट एम्प्लॉई है उसको नहीं मिल रहा है, ठीक है, अगर उसकी 8 लाख से ऊपर सैलरी है। तो ये डिस्क्रिपेंसी खत्म करनी चाहिए इवन इन गवर्नमेंट ऑफिशियल, कि अगर गवर्नमेंट में भी तुम ग्रुप ए ग्रुप बी के हो, ठीक है, सेंट्रल में भी और स्टेट में भी, तब भी आपको 8 लाख से अगर इनकम है तो भी ओबीसी कोटा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। ये यूपीएससी को देखना पड़ेगा, और उसमें भी ओबीसी क्राइटेरिया में भी जो पर्सनल इनकम है बंदे की, जैसे ईडब्ल्यूएस में क्या है कि जो खुद की इनकम है वो भी काउंट होती है, ओबीसी में भी खुद की इनकम काउंट करने का यूपीएससी को बोलना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो ए क्रीमी लेयर। अगर खुद बंदा करोड़ों रुपए कमा रहा है, बेशक पेरेंट्स गरीब हैं, लेकिन वो भी जो है क्रीमी वो भी तो क्रीमी लेयर में आ रहा है, उसको तुम कैसे नॉन क्रीमी लेयर पकड़ा दे रहे हो, ठीक है। और यही चीज हमें एससी एसटी में भी करनी पड़ेगी कि जो क्रीमी लेयर है, जो ऑफिसर हैं, जो ग्रुप ए ग्रुप बी के ऑफिसर हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, उनके भी एससी एसटी के सर्टिफिकेट कैंसिल करो, जिनके एक बार सिलेक्शन मतलब जो मदर फादर बन गए हैं, ठीक है, उनके बच्चों को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो डिजर्विंग है, जो गांव में बैठे हैं, ठीक है, और जो काफी वंचित हैं, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन झेल रहे हैं, उनको मिलना चाहिए ये सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये चीजें हमें करने की जरूरत है। इसके बाद ये तो कोटे का रिफॉर्म हो गए, उसके बाद सिस्टेमिक रिफॉर्म करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। ये यूपीएससी को देखना पड़ेगा कि कैसे एक अनएथिकल जो कैंडिडेट है उसको यूपीएससी बोर्ड इतने ज्यादा नंबर दे दे रहा है, और जो बहुत एथिकल बंदा है उसको यूपीएससी बोर्ड इतने कम नंबर दे दे रहा है। तो ये डिस्क्रिपेंसी मार्क्स की खत्म करो, यूपीएससी जो बोर्ड है ये लिमिट लगाओ। देखो अचानक से तो जो इस साल का जो फॉर्मेट है उसमें तो नंबर नंबर यूपीएससी के इंटरव्यू के कम करना बहुत डिफिकल्ट है, मान ली बात, लेकिन इंटरनली वो ये एक रेगुलेशन लेके आ सकते हैं यूपीएससी वाले कि भाई हम मिनिमम नंबर जो देंगे वो इतने देंगे, मैक्सिमम नंबर इतने देंगे, जैसे 200 नंबर मैक्सिमम कर दो, मिनिमम नंबर जो है 150 कर दो, ठीक है। जो जितना भी अनएथिकल हो वो 150 मिलेगा, ठीक है। और जो मतलब वो उसकी जो डिस्क्रिपेंसी है ना उसे कम कर दो, जिससे क्या है कि जो एक्चुअल में मेंस में लिख के आ रहा है बंदा, ठीक है, उसके जो मार्क्स है कैलकुलेशन वो ज्यादा बढ़ जाए, और जो बोर्ड का जो वो है सब्जेक्टिविटी है वो कम हो जाए। पहले तो इंटरव्यू के रिगार्डिंग है, उसके बाद मेंस के पेपर के रिगार्डिंग है कि जो मेंस के पेपर तुम नंबर बांट रहे हो, और जो आरटीआई के अंदर उसको लेके आना पड़ेगा कि जिस जो भी बंदे के नंबर आ रहे हैं वो एक्चुअली चेक कर पाए कि उसके कितने नंबर हर सब्जेक्ट में आए हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि इस साल ऐसे में किसी के जो है 150 आ रहे हैं, अगली साल जो है उसके 100 से कम आ रहे हैं, तो ऐसा इम्पॉसिबल है क्योंकि उसने एक साल में ज्यादा मेहनत ही करी है, ठीक है। तुम ऐसे जज नहीं कर सकते, तो ये राइट होना चाहिए कैंडिडेट के पास कि वो अपनी शीट उठा के देख ले कि उसके एक्चुअली मार्क्स कम आए हैं तो कहाँ कम आए हैं, और ये नेचुरल जस्टिस भी है ताकि वो अगले अटेम्प्ट में अपने कहाँ कहाँ कमी रह गई है उसको इंप्रूव कर सके। उसके बाद जो भी तुम मेंस के ले रहे हो उसके मॉडल आंसर हमारे पास होने चाहिए यूपीएससी के, ताकि ये जो इंस्टीट्यूट्स जो 40-40 हजार की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं इनकी जो मोनोपोली है वो खत्म हो, ठीक है। और जो मिसगाइडेंस फैल रही है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, ठीक है, और जितनी भी मिसगाइडेंस फैल रही है एस्पिरेंट्स के लिए वो कम हो। उसके अलावा जो प्रीलिम्स का है, प्रीलिम्स के लिए भी इनको बहुत रिफॉर्म करने की जरूरत है। एक तो पूरा साल मिलता है, पूरे साल में इन पे 100 क्वेश्चन ढंग से नहीं बनाए जाते, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन रिमूव होते हैं और बाकी क्वेश्चंस की कीज में डिस्क्रिपेंसी है। तो यूपीएससी को की अगले ही दिन जारी कर देनी चाहिए, जब भी उसने पेपर लिया है उसके अगले ही दिन जारी कर देनी चाहिए की, ताकि एक कैंडिडेट को श्योर हो सके कि उसके एक्चुअल नंबर कितने आए हैं, ठीक है। तो जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन है और जो लिम्बो में रहता है स्टूडेंट जो 20-25 दिन जो अपने बिगाड़ देता है मेंस की तैयारी के, वो ना बिगड़े, उसे एग्जैक्टली पता रहे कि कितना हो सकता है। और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जितना भी सिस्टम है तो यूपीएससी खुद ही बता दे, क्योंकि उसके पास एनालिटिक्स आ जाती है, 5-6 दिन ले ले कि लगभग इसके बीच में एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। चलो एग्जैक्ट ना बताए लेकिन एक रेंज बता देना, ताकि कोई भी एस्पिरेंट है वो अपना माइंड तैयार कर सके कि मुझे अगले साल देना है कि नहीं देना है, ठीक है, और मुझे किस उसमें जाना है, सिस्टम में जाना है, फील्ड में जाना है। तो ये कैंडिडेट अपना डिसाइड कर पाए अपना फ्यूचर। तो ये लिम्बो में रखने वाला सिस्टम हमें पूरा तरीके से खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी में कैंडिडेट के जो है सालों साल खराब हो रहे हैं, वो प्रोडक्टिव किसी और फील्ड में हो सकते थे, तो यूपीएससी को उसको सुनने की जरूरत है और उसे अप्लाई करने की जरूरत है अपने सिस्टम में। तो ये सिस्टमिक रिफॉर्म भी चाहिए। और इसके अलावा जितने भी पास्ट 10-12 साल में जितने भी कैंडिडेट्स आए हैं जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, पीडब्ल्यूडी वाले हैं, उनकी रीचेकअप होना चाहिए, एक कमेटी बैठ के रीचेकअप कराना चाहिए, क्योंकि और ये जस्टिफाइड भी है, रीचेकअप एक जस्टिफाइड भी है, क्योंकि उसमें तो केस है सीधा सीधा कि अगर टेम्परेरी डिसेबिलिटी है तो तुम्हें मतलब कैंडिडेचर तुम्हारा कैंसिल होगा टेम्परेरी डिसेबिलिटी में।
तुम्हें नहीं होगा। और जो बंदा 4 साल पहले सेलेक्ट हुआ है, मान लो डिसेबल, वो आज ठीक हो गया है, ठीक है, तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल होना चाहिए कि तुमने गलत सर्टिफिकेट लगाया परमानेंट डिसेबिलिटी का। तो ये तो जस्टिफाइड भी है, नेचुरल जस्टिस भी है, और ये जो सर्विस की एफिशिएंसी है उसको ही बढ़ाएगा। अब आप ये देखो कि जो आदमी मनी लॉन्डर कर रहा है एग्जाम निकालने से पहले, वो फिर बाद में पब्लिक की मनी लॉन्ड्रिंग करेगा, ये तो जस्टिफाई, और उसे मनी लॉन्ड्रिंग आती है। मोस्टली कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं, उन्हें पैसे से ज्यादा लेना देना नहीं होता, वो इस तरह की चालबाजी नहीं करते, ठीक है, तो वो पब्लिक के साथ, मनी के साथ भी चालबाजी नहीं करेंगे। लेकिन जो अपने पैसे के साथ ही चालबाजी कर रहे हैं, वो पब्लिक के पैसे के साथ भी चालबाजी करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स को सुधारने की जरूरत है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू के जितने भी रिफॉर्म्स हैं वो करने की जरूरत है। उसके बाद ये जो कोटे के रिफॉर्म्स हैं, ये भी यूपीएससी को एज ए रिकमेंडरी बॉडी, एज ए एडवाइजरी बॉडी गवर्नमेंट को एडवाइस देनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट यूपीएससी की सुनेगी। और यूपीएससी तो देख रहा है इस चीज को कि ये गलत हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि लवासना में जाके जो कैंडिडेट है और जो जो मल्टी एमएनसी में जो जॉब करके आया 5-6 साल, ठीक है, जिसकी जो है सैलरी करोड़ों में जाती है, और जो फॉरेन से पढ़ के आया, फॉरेन में नौकरी करके आया, वो ईडब्ल्यूएस कोटा कैसे ले रहा है? मनी लॉन्ड्रिंग करी है, सीधी सी बात है, मनी लॉन्ड्रिंग करी है। तो यूपीएससी को देखना चाहिए। तो मेरा यही रहेगा, और इस वीडियो को भी यूपीएससी तक पहुंचाओ ताकि इन चीजों पे भी जल्दी स्विफ्ट एंड क्रिस्प एक्शन हो सके। थैंक यू ऑल।